ये वाली विलक्षण सी बात है कि इमरजेंसी में मैं एसएफआई का मेंबर बना, जबकि ऐसे इमरजेंसी में सबसे ज्यादा रिस्क टाइम था और मुझे मालूम नहीं, और उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है शिवदत्त। शिवदत्त ने कोई प्रोग्राम किया था वियतनाम की लिबरेशन को लेकर, तो वो अचानक आया कि आप हमारे प्रोग्राम में आइए। मैं जानता नहीं था कौन सा, मैं गया तो सुना लोगों को 20-25 लोग थे, सब्यसाची भी थे, तो ये तो अलग किस्म के लोग हैं सारे, और वो बिगनिंग। जबकि मैं यहाँ पे मातृशक्ति संस्कृत महाविद्यालय के स्टूडेंट का सेक्रेटरी था, और अपने वो छोटी मोटी एक्टिविटीज करते थे हम, पॉलिटिक्स नहीं थी उसमें। और वो उसमें एक तरफ मैं सीपीआई की भी गतिविधि में शामिल होता था, और दूसरी तरफ मैं सीपीएम वालों से भी जुड़ा हुआ था। मुझे अजीब सी दुविधा थी, क्योंकि मेरे जो परसेप्शन में इंदिरा गांधी का भी असर था, और मुझे जयप्रकाश नारायण भी अच्छे लगते थे, तो मैं पॉलिटिक्स एकदम नहीं जानता। अब उसमें अचानक कहीं से वियतनाम आ गया, और उसने वियतनाम की घटना और उसके बारे में जो मैंने बातचीत सुनी लोगों की, मैंने पढ़ा, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं मार्क्सवाद को जानूं। उसके पहले 2 और लोग थे जिन्होंने कि इस बारे में मेरा ध्यान खींचा, और दोनों मेरे मामा थे संयोग से, और वो दोनों मार्क्सवादी थे उस समय। उसमें एक मामा भी मार्क्सवादी नहीं है, एक मामा मार्क्सवादी। अब मैं बहुत झगड़ा करता था उनसे, मुझे मार्क्सवाद समझ में नहीं आ रहा था, पढ़ता नहीं था। तो ये अगर मुझसे पूछा जाता तो ये 4 लोग हैं बेसिकली। शिवदत्त पहला व्यक्ति है जो कि मुझे किसी प्रोग्राम में मिले गया, और वो टर्निंग पॉइंट था सार्वजनिक गतिविधि में हिस्सा लें। अभी हम जितनी भी गतिविधि करते हैं सब प्राइवेट गतिविधियां नहीं, संस्कृत पाठशाला की। उसी में फिर इमरजेंसी में एक और घटना घटी कि हम लोगों ने एक स्टडी सर्कल रखा, उसमें प्रकाश राज बोलने आए यहाँ की मथुरा में, और उस स्टडी सर्कल को संयोग की बात है कि मातृशक्ति संस्कृत महाविद्यालय में किया। तो उस पाठशाला में कोई ऑप्शन नहीं है कि इस तरह की गतिविधि हो, लेकिन किया। एक अन्य कारण जिसने कि मार्क्सवाद के साहित्य को पढ़ने में मेरी मदद की, वो थे मथुरानाथ चतुर्वेदी। वो मेरे हिंदी के टीचर थे मातृशक्ति संस्कृत महाविद्यालय में, और संयोग की बात थी कि वे आरएसएस के टॉप में था। वो यहाँ उस समय बीजेपी के, और उस समय जनसंघ थी, उस समय यहाँ उसके जिला अध्यक्ष थे, वो कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके थे म्युनिसिपैलिटी के। तो संस्कृत पाठशाला में जितना रशियन लिटरेचर आता था सब उनके पास आता था, तो वही देखते थे और कोई देखता नहीं था। तो वो उन्होंने मुझे रशियन लिटरेचर सबसे पहले प्रोवाइड किया जब मैं क्लास 10 या 11 में था। लिटरेचर मिला किससे? एक आरएसएस वाले से, मार्क्सवादी। उन्हें कोई आरएसएस की किताब नहीं थी पढ़ने, और पब्लिक एक्टिविटीज में शामिल कराया किसने? मतलब ये एक ओपन फैक्ट है जिसे कायदे से एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। और अच्छी बात क्या हुई कि इन दोनों ही जगहों पर कोई मेरे पास बंदिश नहीं थी, ऐसा ही करो ऐसा ना करो, ऐसी कोई बंदिश नहीं थी। और वहां से वो जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने फिर बहुत सारी चीजें पढ़ने लिखने और मार्क्सवादी साहित्य पढ़ने की मतलब एक आदत डाली, जिससे धीरे धीरे पीछे लौटने की बात ही नहीं। उसमें सबसे जो चिंता की चीज थी वो ये थी कि अनीश्वरवादी हुए बिना मार्क्सवादी कैसे हुआ है। तो मेरे साथ जो दोस्त थे वो उसमें से अधिकतर दोस्त अनीश्वरवादी थे। मैं अनीश्वरवादी नहीं था, और मैं अभी भी अनीश्वरवादी नहीं हूं। तो मेरा मानना है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए हिंदुस्तान में ईश्वर को डिस्टर्ब किए बिना काम किया जाना चाहिए। जो ही आप ईश्वर को डिस्टर्ब करेंगे तो वो ईश्वर जो है वो यहाँ की करोड़ों करोड़ जनता की जो है वो ऐसी गहरी आस्था का प्रतीक है कि वो फिर आपकी सुनते नहीं है, कान बंद कर लेते, कान बंद कर लेते हैं। तो वैसी स्थिति में एक नॉन कम्युनिकेशन की जगह तैयार होती है जो कि संभव नहीं है। तो हमने उसी में से एक मध्यम मार्ग निकाला कि नहीं, हम अपने तरीके से मार्क्सवाद पढ़ाएंगे, लोगों को संपर्क बनाएंगे, दोस्त बनाएंगे, और रिलीजियस एक्टिविटीज में उनकी हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हम तरह तरह के धार्मिक विषयों पर
रैशनल साइंटिफिक चर्चाएं करेंगे, लेकिन हम नास्तिकतावाद के बारे में नहीं कहेंगे। वो अपने आप बने तो बने, हम उसे रोकेंगे नहीं। अनेक विद्यार्थी जीवन में हमारे दोस्त नास्तिक बने, तुमने किसी को कहा नहीं तू नास्तिक बन। ये एक मतलब व्यवहार की दृष्टि से और मथुरा के प्रवेश को लेके और हिंदुस्तान के प्रवेश को लेके ये एक बहुत व्यवहारिक निर्णय था। और ये निर्णय से हमें बहुत लाभ हुआ। हमें उन लोगों तक पहुंचने में मदद मिली, बिल्कुल ट्रेडिशनल लोग थे, उन लोगों से भी हमें मदद मिली जो कि एकदम हमारे आइडियोलॉजिकल समीप नहीं थी। तो ये एक जरूरी चीज है कि धर्म को चुनौती दिए बिना आप मार्क्सवादी आइडियोलॉजी, उससे जुड़ी हुई राजनीति, उसके दृष्टिकोण का आप व्यापक स्तर पर प्रचार करें, उसी में वो उसका एक विवेकपूर्ण आधार तैयार हो। वो विवेकपूर्ण आधार ही उसे मार्क्सवाद और दूसरे दर्शनों को पढ़ने में मदद करेगा। क्योंकि एक प्रैक्टिकल समस्या है। वो प्रैक्टिकल समस्या क्या है कि जो धार्मिक आदमी है वो दार्शनिक विमर्श नहीं करता। और मेरी चिंता यह है कि लोग सामान्य जो कॉमन सेंस है उस कॉमन सेंस से बाहर निकले, सीरियस चीजें समझें, लॉजिक से समझें, कॉमन सेंस से न समझें। वो तभी संभव है जबकि आप उसे किसी न किसी फिलोसफिकल डिस्कशन में लाएंगे। बिना उसमें लाए बिना ये संभव नहीं है। इसलिए ये एक प्रैक्टिकल चीज थी कि मार्क्सवाद की भी कॉमन सेंस नॉलेज नहीं होनी चाहिए, मार्क्सवाद की भी कॉमन सेंस बातचीत नहीं होनी चाहिए, कॉमन सेंस से बचना चाहिए। हमें लोगों के बीच में सेंस पैदा करना चाहिए और रैशनल सेंस बहुत जरूरी है इसमें। बिना इसके आप उसे आगे नहीं ला सकते। तो ये एक तरह से शुरुआत थी, क्योंकि ईश्वर जो है वो कॉमन सेंस का हिस्सा है। सो मैं उसे बाहर लाना चाहता हूँ, उसके हाल पे छोड़ के कि तू बाहर आ जा, बाकी बातें कर ले। तो अपने आप वो धीरे धीरे कॉमन सेंस से निकलना शुरू हो जाएगा। वो तय करेगा कि उसे अनिश्वरवादी होना है नहीं होना है। तो फिर यहाँ से ये तो शुरुआत थी, फिर जेएनयू कैसे? अब संयोग की बात है, उस समय ये हुआ कि मैं फिर दो कंट्राडिक्टरी चीजें जी। मैं छात्रा संघर्ष वाहिनी का भी सेक्रेटरी था और मैं एसएफआई का भी सेक्रेटरी था एक साथ दो अलग-अलग। क्योंकि वो जेपी आंदोलन से जुड़ा हुआ था और जेपी आंदोलन की वजह से मैं छात्रा संघर्ष वाहिनी से जुड़ा हुआ था। और एसएफआई में ये प्रॉब्लम नहीं थी कि आप दूसरे संगठन के मेंबर नहीं हो सकते। इवन एआईएसएफ में भी ये प्रॉब्लम नहीं थी कि एआईएसएफ के मेंबर हो के आप एसएफआई के मेंबर नहीं हो सकते। ये प्रॉब्लम अभी भी नहीं है। तो पॉलिटिकली इसमें हमें कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि हम कम्युनिस्ट के मेंबर थे नहीं, हम एसएफआई के मेंबर थे। सो एसएफआई के मेंबर होने के नाते काम करना और फिर उसमें छात्र संघर्ष वाहिनी के साथ में भी जुड़ा रहना, ये दोनों अपने अपने बड़ी कंट्राडिक्टरी चीजें थी। और उसका एक बड़ा कारण ये था कि राजनीति को उतनी गहराई से हम समझते नहीं थे। हम समझते नहीं। धीरे धीरे 78 के बाद में जब एक बार वहां घूम आए पटना, जयप्रकाश नारायण से मिल आए, उसके बाद में हमने छात्र संघर्ष वाहिनी का पद छोड़ दिया। एसएफआई के काम में सीधे कंसंट्रेट किया। और उसके बाद में 79 में मैं जेएनयू चला गया। तो जेएनयू जाना अपने आप में एक हाई जंप थी मेरे लिए, क्योंकि मैं संस्कृत बैकग्राउंड से पढ़ के आया था जी। मैंने कोई मॉडर्न विषय नहीं पढ़े थे, मैंने इवन मॉडर्न हिंदी नहीं पढ़ी थी। मैं संस्कृत मीडियम से पढ़ता था, संस्कृत किताब पढ़ता था जी। मेरी दुनिया संस्कृत वाली थी। तो मेरे लिए वो एक तरह से एक अजूबे में दाखिल होना था, जेएनयू में दाखिला लेना। पंडित आदमी है, ज्योतिष से आचार्य, वो वहां दाखिल हो। तो सब लोगों ने बहुत उत्साहित किया कि हमारा दाखिला नहीं हुआ, लेकिन बाई चांस की बात की मेरा दाखिला हो गया। और उसने मेरे लिए एक तरह शॉक भी दिया, क्योंकि मैं जब वहां गया जेएनयू तो मैं किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि वहां सबके विषय अलग अलग, इतने नए विषय, हम लोग बहुत ही सीमित विषयों में बात करने वाले लोग। हमारी पढ़ाई लिखाई वही राहुल शंकर पढ़ दिया, प्रेमचंद पढ़ दिया, यशपाल पढ़ दिया। वहां गए तो कोई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में क्या हो रहा है, फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी में क्या हो रहा है, मुसीबत में फंसे यहाँ आके, तो हम तो कुछ जानते ही नहीं। और जिस साल मेरा दाखिला हुआ उसी साल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस हुई, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुआ
पूरे कैंपस में उस डॉक्यूमेंट को लेके गया तो हमें मालूम ही नहीं। हम एसएफआई के मेंबर, हम सीपीएम के भी मेंबर, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं थी। और उसका एक बड़ा कारण था कि मैं हिंदी बैकग्राउंड से गया था और वहां सारा अंग्रेजी कम्युनिकेशन, तो वो एक तरह से चैलेंज भी था कि उसमें आप कैसे दाखिल हो, हाँ उसमें दाखिल हो और अपने को तैयार करें। और अच्छा भी लग रहा था कि एक नई चीज है ये मेरे, तो उसने थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की आदत बदल दी। पहले आदत थी सिर्फ वही पढ़ना है जो हिंदी के विद्यार्थी पढ़ते हैं। जेएनयू जाने के बाद में थोड़ा सा ये हुआ कि नहीं, वो नहीं पढ़ना है जो हिंदी के विद्यार्थी पढ़ते हैं, वो तो एक सामान्य सी बात है, बल्कि वो पढ़ना है दुनिया के लोग पढ़ते हैं। इसने पूरा का पूरा दृष्टिकोण बदल दिया, एकदम पढ़ने का बदल दिया, तमाम विषय बदल दिए डिस्कशन के, और इससे बहुत मदद मिली राजनीति को भी करने में और समझने के लिए। और बाई चांस की बात थी कि जब मैं वहां गया तो उसके कुछ ही समय बाद काउंसिलर कैंडिडेट बना लिया गया। एक हमारे दोस्त था नागेश्वर यादव, वो गांव से लौटा नहीं, लड़ना था उसे चुनाव, वो जब लौटा नहीं तो उसकी मजबूरी में मुझे कैंडिडेट बना दिया गया। और ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। मैं अंग्रेजी नहीं जानता था, मैं अंग्रेजी की कोई चीज पढ़ के समझ नहीं पाता था, और मुझे ये जरूरी था कि मैं वोट लेके आऊं, मैं जीतूं, ये बहुत जरूरी था। तो बाई चांस की बात, मैं एक वोट से जीता काउंसिलर का इलेक्शन, एक वोट से, लेकिन मैं जीता। और ये कह के जीता कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। ये जेएनयू के लिए नई चीज थी कि कोई व्यक्ति ऐसा भी जीत सकता है जो अंग्रेजी एकदम न जानता हो, और वो भी लैंग्वेज के स्कूल में जहां सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। हिंदी उर्दू के विद्यार्थी तो नहीं, लेकिन फॉरेन लैंग्वेज के विद्यार्थी सबसे ज्यादा है। उसने एक नए किस्म की चीज की तरफ ध्यान खींचा। मैं आज जब पलट के देखता हूँ, उस समय तो क्या विद्यार्थी कहने की स्थिति नहीं था, लेकिन वो एक बहुत जिसे कहें कि आकर्षित करने वाली चीज थी। उसकी एक घटना बता रहा हूँ खाली, जस्ट मैंने पहली जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड की एज ए स्टूडेंट स्कूल की। तो वहाँ एक किसी प्रस्ताव पर बोलना था, तो मैंने कहा मैं भी बोलूंगा, और मैंने कहा मुझे बाद में बुलवाया गया, 7 मिनट मिले मुझे, सबसे लास्ट में बुलवाया गया, मैं हिंदी में जाके बोला। अब चूंकि मैं यहाँ तो कॉर्नर मीटिंग करता था, तो ये बोलने में तो समस्या थी ही नहीं। समस्या ये थी कि वहाँ सब अंग्रेजी में बोल रहे थे, मैं मेरा अकेले इस चीज थी जो हिंदी में थी। और उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था विद्यार्थियों को। उन्हें लगा कोई लड़का पहली बार फ्रेश आया जो सिर्फ हिंदी में बोलता है, और बहुत ही बम्पर जैसे कहें कि एक तरह से सपोर्ट मिला। और उस स्पीच का 4 विद्यार्थियों ने डिनर ऑफर किया, और चारों वे विद्यार्थी जो हिंदी में नहीं पढ़ते, और चारों की चारों लड़कियां बहुत अच्छा बोले। तो मुझे पहली बार लगा यार, भाषण देने से सारा दावत वगैरह भी होती है, 4 मिनट मिला था। तो वो ये होता है ना, एक इनकरेजमेंट, एक नई चीज, और वो भी एकदम फ्रेशर के तौर पर। मेरा मुश्किल से 2 या ढाई महीने हुए थे जेएनयू में, और मैंने ये जल्दी मैंने रिस्क ली, और मैं वो क्लिक कर गई बात। लोगों ने पूछा भी कि किस में बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे, बोलना किस में, और कोई भाषा थोड़ी आती है। तो वो एक सामान्य तौर पर ही जेएनयू में एंट्री हुई, और वो एंट्री फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट होती गई। बाद में मैं जेएनयू में जो एसएफआई की यूनिट है उसका प्रेसिडेंट था, उसके पहले जॉइंट सेक्रेटरी था, और कई साल प्रेसिडेंट रहा। जेएनयू दिल्ली यूनिट का वाइस प्रेसिडेंट था, और 2 बार मैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा, और दोनों बार हारा। और आश्चर्य की बात थी, एसएफआई के पैनल में सबसे ज्यादा मुझे वोट मिले, फिर भी मैं हार गया। मतलब प्रेसिडेंट से भी ज्यादा मुझे वोट मिले, लेकिन मैं हार गया। एक बार में 8 वोट 10 वोट से आ रहा, एक बार 18 वोट से आ रहा। फिर मैंने 1 साल ब्रेक किया, और 84 में मैं फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा। वो घटना बहुत जरूरी है। 1 मिनट, हम लोग पार्टी मीटिंग हो रही थी, तो कैंडिडेट की तलाश थी। तो एक पहले से तय था किसी को लगाना है, ठीक है, हमारे साथ बढ़िया लगा। तो वो बोला मैं नहीं लड़ूंगा, और लोग खुशामद कर रहे हैं, उसकी माने नहीं रहा। उस समय ऐसे प्रेसिडेंट था। तो मैंने मीटिंग में जब बहुत देर बात हो चुकी, मैंने कहा कि अच्छा ये मैं क्यों नहीं लड़ सकता चुनाव।
तो प्रकाश राज ने कहा कि तुम इसलिए नहीं लिख सकते, तुम अंग्रेजी नहीं बोलते, अंग्रेजी जानते नहीं, हार जाओगे। मैंने कहा अंग्रेजी वाले भी तो हारते रहे हैं पहले, ऐसा तो नहीं अंग्रेजी बोलने वाले हारे नहीं है। आप भी इलेक्शन हारे हैं, आपसे बढ़िया तो अंग्रेजी नहीं बोलता है कोई। आप इलेक्शन हारे हैं, हम भी एक बार हार रहे हैं तो क्या दिक्कत है, रिव्यू कर लेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे। अब इसे बहस हुई, बहस में हुआ क्या कि एक वोट से मैं वहां पर हुई मीटिंग में, पार्टी की मीटिंग में 11 लोग थे, उसमें से 6 मेरे पक्ष में थे, 5 मेरे विपक्ष में थे। एक वोट से मुझे कैंडिडेट बनाने का निर्णय लिया गया। बाद में वो यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ नियम था कि SFI की जो हर एक हॉस्टल में जो यूनिट है उनमें वो जाता था डिस्कशन के लिए। तो वहाँ गया तो वहाँ उसका मतलब बम्पर सपोर्ट है, सारे विद्यार्थियों का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो पहली बार एक व्यक्ति ऐसा जिसके बारे में सारा कैंपस जानता था, वो अंग्रेजी एकदम नहीं जानता। वाइस चांसलर से लेके साधारण विद्यार्थी तक सब जानते थे कि अंग्रेजी नहीं जानता। मैंने कभी अंग्रेजी में चिट्ठी नहीं लिखी, मैंने जितनी भी चिट्ठियां अपने हाथ से लिखी सब हिंदी में लिखी, या फिर ऑफिशियल चिट्ठी जैसे आप आ गए तो आपसे लिखवा ली मैंने, अलग बात। तो मैं सारे स्कूल में जीतूं, जो कि रिकॉर्ड था उस समय कि JNU की हिस्ट्री में पहली बार प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऐसा है जो कि सारे स्कूल में एकदम अनचैलेंज में जीता, एकदम जीता। और ये जान के जीता मैं कि, और सब जानते थे कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता। ये चीज मैंने कभी छुपाई नहीं। मैं अंग्रेजी जान सकता था, मैं पढ़ सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के पढ़ी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर एक पता नहीं क्यों अभी ये रेजिस्टेंस है। वो ये कि अगर इंडियन पॉलिटिक्स करनी है और JNU में पॉलिटिक्स करनी है, मेरे पहले और भी लोग थे जो कि हिंदी बोलते थे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते थे, लेकिन वो हिंदी उनकी मेन भाषा नहीं थी। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की हिंदी उनकी पार्ट टाइम भाषा थी। जैसे 1 घंटा भाषण दिया तो 10 मिनट हिंदी बोलेंगे, 50 मिनट अंग्रेजी बोलेंगे। मेरी 100% हिंदी भाषा थी, मैं हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा जानता नहीं। तो उसने पूरी पॉलिटिक्स की कल्चर JNU के एकदम बदल दी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो कि दूसरी चीज जो घटी हुई है कि जो हमने संगठन के स्तर पर की, कि जब मैं काउंसलर बना तो मैंने कैंडिडेट था मैं, तो मैंने एक चीज सजेस्ट की संगठन में कि SFI के जो सेंटर पैनल होता है उसमें स्पीकर होते हैं, बड़े अच्छे स्पीकर होते थे, उसमें हिंदी का स्पीकर नहीं होता। हिंदी का स्पीकर भाड़े को बुलाना पड़ता था, शैलेंद्र सैनी को बुला लो, देव साहब त्रिपाठी को बुला लो, तुम समझ रहे हो, लोकल कोई नहीं होता था। तो हमने कहा कि भाई लोकल लेवल पर एक आदमी होना चाहिए, हिंदी का एक स्पीकर जरूरी है। 5 स्पीकर रहेंगे, 4 स्पीकर रहेंगे, 3 स्पीकर रहेंगे, लेकिन एक स्पीकर हिंदी का जरूर होगा, क्योंकि हिंदी का एक क्राउड है। काफी बहस मुबाहिसे के बाद में ये बात संगठन ने मान ली। अब हुआ कि जितनी मीटिंग हुई, इलेक्शन मीटिंग हुई, उनमें मैक्सिमम में मैं स्पीकर था। इसने बड़ी मदद की मेरी उस स्पेस को तैयार करने में, जो जिसकी वजह से अवेयरनेस लोगों में हिंदी की और उसके डिस्कशन की। ये एक ऐसी चीज थी जिसने कि एक नई कल्चर थी, जो SFI बहुत ही बुरी तरह से अंग्रेजी से इंटीग्रेटेड थी, वो SFI अब हिंदी से इंटीग्रेट कर रही JNU में। उसके पहले कभी ये चीज नहीं फील की, और उसका एक साइड इफेक्ट बताता हूं। जब स्पीच हम लोग अच्छी देने लगे और स्पीच तैयार हो गया, तो पहला उसका दुष्परिणाम ये निकला कि प्रकाश राज ने इलेक्शन मीटिंग में आना बंद कर दिया। किसी का मेरे आने की जरूरत नहीं, उसका कहीं ना कोई संबंध जो है वो पॉलिटिक्स से तो था ही, लेकिन वो हिंदी से दिखता। तो मैं हिंदी की इसका स्पेस कभी भी छोड़ने के पक्ष में नहीं था। सारी इलेक्शन मीटिंग में मैंने हर बार मैंने पार्टिसिपेट किया एज ए स्पीकर। जब मैं कौंसिलर, JNU के रिकॉर्ड में यह है कि कभी भी कौंसिलर कैंडिडेट को मेन स्पीकर की लिस्ट में नहीं बनाया रखा गया। मैं अकेला कैंडिडेट था जो कौंसिलर कैंडिडेट था, जिसको कि मेन स्पीकर की ऑफिस बेरर जो होते थे वो मेन स्पीकर होते थे। कौंसिलर कैंडिडेट मेन स्पीकर नहीं होते, क्योंकि वो एक कल्चर बनी हुई थी कि जो ऑफिस बेरर कैंडिडेट है वो बोलेंगे और जो स्पेशल स्पीकर आएंगे वो बोलेंगे। उसमें सीताराम येचुरी होते थे, उसमें प्रकाश करात होते थे, उसमें शैलेंद्र सैनी होते थे, उसमें और दूसरे लोग हो सकते थे, देवका त्रिपाठी होते थे, लेकिन बाकी कौंसिलर कैंडिडेट के स्पीकर नहीं। तो ये शुरुआत थी, उसने एक नई किस्म की प्रैक्टिस
पॉलिटिकल प्रैक्टिस को जन्म दिया कि हम इस कन्वेंशन से जो चला आ रहा है इससे बाहर निकले, हिंदी को थोड़ा सा कम्युनिकेशन की एक लैंग्वेज के तौर पर स्वीकार करें। सिर्फ एक कमजोरी रह गई मेरी, मैं हिंदी में लगातार पेम्पलेट नहीं निकालता है। हजारों पेम्पलेट निकाले हमने अंग्रेजी में, लेकिन हिंदी में पेम्पलेट नहीं निकालता है। उसका एक बड़ा कारण था कि हिंदी के लिखे को कम पढ़ते थे और कॉस्ट आती थी पूरी, तो हिंदी के पेम्पलेट हम लोगों ने नहीं निकाले। मैंने वैसे भाई प्रेसिडेंट के नाते हजारों पेम्पलेट निकले होंगे, स्टूडेंट में रहते हो हजारों पेम्पलेट निकले होंगे, लेकिन हिंदी पेम्पलेट नहीं निकाले। ये भी एक बड़ी बात है कि हिंदी भाषी होते हुए और प्योर हिंदी भाषी होते हुए आप जेएनयू के अंदर हिंदी को आप स्थापित कर सके। अच्छा, तो प्रेसिडेंट आप वहां पर बने, उसके बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने की आपने कोशिश नहीं की या नहीं आ सके? नहीं, ये नहीं वजह। वजह ये है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हमारा मानना है कि हम एक प्रचारक की भूमिका अदा कर सकते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में जो स्थिति है उसमें सांगठनिक तौर पर जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो आर्थिक तौर पर समर्थ होने चाहिए। अगर वो आर्थिक तौर पर समर्थ नहीं है तो वो काम करने में उन्हें मुश्किल आएगी। कैसे ये हमारी शुरू से धारणा है। हमने बहुत सारे फुल टाइमर्स को देखा, अपनी लाइफ में उनको कष्ट उठाते देखा, तो बार बार लगा कि नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी की इतनी आर्थिक स्थिति नहीं वो सहन कर सकती, बल्कि आप कमा रहे हैं तो आप कम्युनिस्ट पार्टी की ज्यादा मदद कर सकते हैं। इसका एक मात्र बड़ा कारण है। रही बात ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की, तो ये जरूर है कि मैंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन यह है कि टिल 2006 मैंने लगातार हर इलेक्शन में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं जब 89 में वहाँ चला गया कलकत्ता, उसके पहले यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करता था, वहाँ चला गया तो वहाँ हर इलेक्शन में, असेंबली के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेन सेंट्रल पैनल के स्पीकर हैं उनमें मैं बाकायदा हमेशा रहा और पूरे राज्य में जहाँ भी जरूरत होती थी पार्टी भेजती थी, जहाँ हम जाते थे, और वो 2006 तक मैंने काम किया जी, 2006 तक। तो वो भी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपनी तरह से कंट्रीब्यूट करने का तरीका है। भाई आप इलेक्शन में एक, हाँ बस ये और दूसरा ये है कि एक और तरीका है वो जो कि मुझे अच्छा लगता है ज्यादा, वो ये कि जो सांस्कृतिक फ्रंट है या जो आपका एकेडमिक फ्रंट है जिसमें आप काम करते हैं, वहां आपको कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। मैं एक प्रोफेसर हूँ, मुझे अच्छी तनख्वाह मिलती है, तो मेरी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि मैं कुछ अच्छी किताबें लिखूं, अच्छी रिसर्च करूं, कोई अच्छी रिसर्च कराऊं लोगों पर। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज थी जिस पर के मैंने कंसंट्रेट किया पूरी तरह से, और मैंने उसको बहुत ही रिलीजियसली मैंने कैरी आउट किया। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट आप बने, मथुरा से किस तरह का रेस्पॉन्स था? मथुरा की मीडिया से या मथुरा के लोगों से जो आपको जानते थे या नहीं जानते थे? मथुरा के लोगों के लिए थोड़ी सी असुविधाजनक थी स्थिति, क्योंकि मैं ऐसे भाई सेक्रेटरी की जिम्मेदारी छोड़ के गया था यहाँ से, और उससे बहुत नुकसान हुआ। ये मुझे मालूम, यहाँ की लोग ये मुझे मालूम है, क्योंकि वो एक तैयार कार्यकर्ता चला जाता है तो असुविधा होती है उसकी जगह भरने में। तो लेकिन जब मैं वहाँ एक्टिव रहा बहुत अच्छे तरह से, तो लोग खुश थे इससे कि वही प्रेसिडेंट बना है। लेकिन उस समय ये कॉमरेड फीलिंग ज़्यादा नहीं थी। उसका एक पता नहीं क्यों लोगों ने क्यों नहीं उसको अच्छे से लिया या बुरे से लिया, क्योंकि जो घटना घटी, मतलब प्रेसिडेंट होना अपने आप में बहुत ही बड़ी मिस्ट्री थी मेरे लिए। हाँ, मेरा सपना जरूर था, मैंने जब दाखिला लिया तो मेरा सपना था मैं प्रेसिडेंट जब करूँगा, तो प्रेसिडेंट का पोस्ट बहुत बड़ी आकर्षक पोस्ट है, बहुत काम की चीज़ है। अगर प्रेसिडेंट बनो तो बहुत अच्छा है, तो सीखने को बहुत मिलता है आपको, तरह तरह के लोग कम्युनिकेट करते हैं आपसे। और उस समय जो मदद मिली वो बाहर से ज़्यादा मिली, मतलब बाहर से इस सेंस में कि मैंने जिस समय चार्ज लिया उसके 2 या 3 दिन बाद ही मिसेस गांधी की हत्या हुई। तो मैं जस्ट स्टूडेंट्स विंग का चार्ज लिया था जेएनयू में, और ये मिसेस गांधी की हत्या कर दी गई। 84 के दंगे एकदम अचानक
शुरू हुए और वो बहुत चैलेंजिंग था, बहुत चैलेंजिंग था। मतलब इस रूप में चैलेंजिंग था कि कोई उत्पाद नहीं। वेद मारवा उस समय कमिश्नर हुआ करते थे। मैंने उनको फोन करके कहा कि हम शांति मार्च निकालना चाहते हैं, तो उन्होंने परमिशन नहीं दी। मैंने किसी को बताया था, उन्होंने परमिशन नहीं दी। मैं सबसे झूठ बोल दिया, परमिशन मिल गई। और इंदिरा गांधी का जो अंतिम संस्कार होने के बाद वाले दिन ठीक पीस मार्च, साइलेंट पीस मार्च, पहली बार जिसमें तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग थे। जेएनयू का कोई व्यक्ति नहीं, ऐसे टीचर जो जीवन में कभी जुलूस में नहीं गए, सिक्तोष मुखर्जी जैसे लोग और दूसरे लोग कभी जुलूस में नहीं गए अपनी लाइफ में। लोग 12 किलोमीटर पैदल चले, पूरे साउथ दिल्ली में हमने वो जुलूस निकाला। वेद मारवा ने पूरी पुलिस के साथ में हार के पुरम में आके पकड़ा था, कहा कि देखिए अब ये बिना परमिशन नहीं चल रहा। तो मैंने कहा कि अब खत्म हो जाने दो, उसके बाद कर लेना जो करना है। अगर अभी करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बोले क्यों? मैंने कहा यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो मिसेस गांधी के गुरु हैं, वो नाराज हो जाएंगे और बहुत हमारी नौकरी भी चली गई। तो चुप हो गया। तो पुलिस के साथ ही हम इस मार्च कंप्लीट करके कैंपस लौटे और ये बहुत ही प्राउड फीलिंग थी कि जिस समय कोई प्रोटेस्ट नहीं, उस समय हम जेएनयू के सभी विद्यार्थियों को, सभी शिक्षकों को, सभी कर्मचारियों को यूनाइटेडली रोड पर निकालने में सफल रहे। और उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया ये कि हमने 2 कैंप एडॉप्ट किए रिलीफ वर्क के लिए। और जो 7,500 फैमिली जो प्रभावित हुई थी दंगे से, हर एक फैमिली के घर जाके हमने 2-2 महीने का राशन, तमाम जितनी भी जरूरी चीजें, बिस्तर, बिछाना, तकिया, खाने पीने का सामान, अपने यहाँ के जेएनयू के टीचर्स यूनियन के साथ मिलकर हमने बाकायदा हर परिवार के घर पहुंचाया। और उसका एक रेस्पॉन्स भी बढ़िया मिला कि उसमें एक और घटना घटी जिसमें दंगे चल रहे थे और दिल्ली चल रही थी। तो वहाँ हरकिशन सिंह पब्लिक स्कूल है जो जेएनयू के पास ही है, कसम बिहार के कॉर्नर। तो वहाँ करीब 32 लोग थे जो सरदार परिवार थे, उनको घेर लिया था। स्कूल में आग लग चुकी थी, वो अंडरग्राउंड थे। तो किसी तरह से उनके यहाँ से कोई व्यक्ति आया, उसने चौकीदार को कहा कि किसी तरह से आप अपनी यूनियन के लोगों से हमारी मदद करें। तो यूनियन के लोगों के पास में वो मदद के लिए चौकीदार आया। उसने कहा कि सर जी मैं सेफ है। तो मैंने कहा ये किससे बोल रहा है? उस समय मोटरसाइकिल ज्यादा नहीं होती थी आज की तरह, गाड़ियां भी नहीं होती थी। अब तो सब विद्यार्थियों के पास गाड़ियां हैं जेएनयू में और मोटरसाइकिल है। तो फिर साहब हम 2 लड़कों को लेके हाथ में कांग्रेस का झंडा लेके तो सब मैं तीनों कॉमरेड साथ हो गए देखने के लिए। फिर लोग हैं कि नहीं है, किसी ने वैसे ही हमें भेज दिया। तो देखा कि सच में जो 34 लोग थे वो दहशत में। तो मैं संतोष देखे हम लोग लौट के आए थे, हम अभी आ रहे हैं एकदम निश्चित रहिए। और उस समय ये सब दिल्ली जल रही है, लगातार घटनाएं हो रही हैं। आके पुरम में आग लगाएगी, मुनीरका में आग लगाएगी, सब जगह। और जहाँ जेएनयू के सामने डीडीए फ्लैट्स थे उनमें आग लगाएगी, चल रही है घटना। लौट के आए, 5-6 शिक्षकों की गाड़ियां जुगाड़ की और 6-7 गाड़ियों में हमने सबको डाल के हॉस्टल लाए, सप्लाई जिसमें मैं रहता था, और वहीं सबको रखा है, खाना पानी दिया रात को। और रात में एक व्यक्ति, एक शिक्षक के यहाँ डिस्क बांट दिया, जिससे किसी को बोझ भी नहीं पड़े और वो लोग शांति से छुपे भी रहे। तो कैंपस में भी टेंशन थी सिखों के खिलाफ, और टेंशन का अंदाजा इससे लगा सकते हो। तो उस समय एक रजिस्ट्रार था सिख, उसने डर की वजह से गाड़ी मुड़वा ली, बाल कटवा दिए, धमकाया लोगों ने जाकर उसको। मैं गया, मैंने कहा आपने ये क्यों किया? अरे बोले धमका गया। मैंने कहा आपको हमें बताना चाहिए था, हम तो हैं कैंपस में। इतना आतंक था उसमें। तो खैर उस सारी चीज का एक अच्छा आउटकम ये था कि खुद अकाली दल के जो प्रधान थे हसन सिंह लोंगोवाल, उनकी बाकायदा एक चिट्ठी आई मेरे पास
और जो लेखक थे महीर सिंह वो लेके आए। उन्होंने कहा कि ये आपके लिए अकाली दल का रेजोल्यूशन है, आपने जो काम किया है दंगों में, और मैंने इन सारे जो बदमाश हैं जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, SKL भगत, फिजिकल थ्रेट की धमकियों के बावजूद मैंने किया वो काम। मुझे मालूम नहीं था मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे मालूम नहीं था, और उनको बाकायदा कैंप से खदेड़ा लोगों ने, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं था सिवाय सेवा करने के लिए, कोई उद्देश्य नहीं। उस समय जो है बहुत मासिव रेस्पॉन्स था मेरे पास, और वो चीज बार बार मुझे याद आती है इसलिए कि पहली बार 3000 विद्यार्थी जो थे जेल के, 3000 विद्यार्थी मासिव कैंपेन हमने हर घर में किया जाके, अगर आप बनियान दे सकते हैं बनियान दें, चड्डी दे सकते हैं चड्डी दें, जो कुछ दे सकते हैं दें मदद के लिए। लोगों ने बेशुमार हेल्प की हमारी, और उसमें फिर हम लोगों ने जितनी हेल्प आती है हम अपना दायरा बढ़ाते गए। हमने बाकायदा जैसे मिला कि हमने हर एक परिवार के पास में एक मिनिमम राशन, जिससे वो घर जाए तो आराम से रह सके, हम और कुछ कर नहीं सकते। उसकी जो सामान जल गया उसमें से जो सामान हम खरीद सकते हैं हमने खरीद के दिया। तो हरचंद सिंह लोंगोवाल, सुरजीत सिंह बरनाला और महीर सिंह जी, ये तीनों धन्यवाद देने के लिए आए। बोले हम हृदय से तुम्हें धन्यवाद देना है कि तुमने उस समय 34 सिख बचाए, इस समय कोई बचाने के लिए तैयार नहीं था। हम सिर्फ देखने जाते, मैं बहुत पतला सा था, मेरा अंडरवेट था, मतलब 48 kg वजन था मेरा उसमें जी, बुरी हालत थी मेरी। तो मैंने कहा हम अकेले बात नहीं करेंगे, हम पब्लिक मीटिंग करते हैं, आपको जो कुछ कहना है। ये सारे विद्यार्थियों ने किया, हमारे कोई निजी बात कुछ नहीं किया, तो सब बाकायदा पब्लिक जलसा रखा, और सारे लोगों ने लोंगोवाल को बड़े गौर से सुना, बड़ा सुंदर रेस्पॉन्स दिया। और ये एक ऐसी चीज थी जिसने कि पूरी की पूरी JNU में दाखिले लेके पढ़ने की, इसे जीवन सार्थक करना होता है। मतलब अभी हम लोग क्या थे, कैंपस में डिबेट डिस्कशन था, हमारा बाहर हस्तक्षेप नहीं था। तो पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े हस्तक्षेप में हम लोग शामिल हुए। उसके पहले एकमात्र चीज जैसी बड़ी चीज घटी जिसमें कि लोग गए थे, वो ये था जब दिल्ली में बाढ़ आई थी, तो JNU के लोगों ने बहुत मदद की उस बाढ़ में। बाकी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होते रहते थे, लेकिन जो रियल लाइफ में इंटरवेंशन वो उस समय हुआ, उसने काफी कुछ सीखने को दिया। एवरीथिंग ओके? हाँ, फैंटास्टिक चल रहा है। मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, टच कर रहे थे, एडिट कम कर लेंगे तो सही। JNU के बाद में आप कोलकाता पहुंचे, प्रोफेसर रहे वहाँ पर, और लगभग 3 दशक मैं समझता हूँ वहाँ पर बिताने के बाद आप वापस मथुरा आए। हम अब पहुँचते हैं, चलते हैं उस टॉपिक पर जो एक बड़ा ही कॉमन टॉपिक है, जिसको लेकर हम इस तरीके के इंटरव्यूज ले भी रहे हैं, मार्क्सवाद। क्योंकि मार्क्सवादी चिंतक के बतौर समाज में आपकी पहचान है। आखिर नए लोगों को, जो नए लड़के लड़कियां हैं, उनके जानने के लिए मार्क्सवाद क्या है, ये कैसे समझाया जाए? जो पहले एक तरीका था मार्क्सवाद को समझाने का कि हम लोग कुछ किताबें सजेस्ट करते थे जी, सुपरमाई किताब पढ़ लो, एमिल बर्न्स की किताब पढ़ लो। तो आज के दौर में मुझे लगता है कि थोड़ा सा पैटर्न बदलने की कारण क्या है कि पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी और उससे जुड़ी हुई चीजें कम्युनिकेशन के बीच में थी। ये जब से कंप्यूटर आया और ये मोबाइल और इंटरनेट आया है, इसने पूरे पैराडाइम को शिफ्ट कर दिया जी। संयोग की बात है कि जब ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टियां सारी दुनिया में इस शिफ्ट पैराडाइम को समझने में असमर्थ रही। पहले मैन टू मैन कम्युनिकेशन था, अभी मैन टू मैन कम्युनिकेशन गायब है, अब वो वाया मीडियम है कम्युनिकेशन। तो वाया मीडियम कम्युनिकेशन में आइडियोलॉजिकली आप कैसे उपलब्ध रहे, ये एक अपने आप में चुनौती है। पहले क्या था, कोई मिलने आया, आंदोलन में शामिल हुआ, हमने कहा भाई ये पढ़ना, ये हमारा क्राफ्ट ले। अच्छा, पहले सीमित चीजें थी, बाहर भी सीमित थे, परचेजिंग कैपेसिटी तो लिमिटेड है जी जी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एकदम विस्फोट सा हुआ है, हजारों अखबार एक आदमी के मोबाइल में,
हजारों तमाम किस्म की वेबसाइट है उसके, मीडियम अखबार उसमें मोबाइल में, तो अब उसके पास में सूचनाओं का अभाव नहीं है, तो उसमें अपना स्पेस बनाना बहुत चैलेंजिंग है जी। यानी जब आप 4 नेशनल डेलीज के बीच में आप ये कहें कि आप ये पार्टी का अखबार पढ़िए, तो उसे लगता है कि हाँ चलो 5 मई का अखबार है, सस्ता मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, पढ़ते हैं। तो आपको एक बंधी हुई रीडरशिप मिलती थी। आज की स्थिति है तो उसे नेशनल डेलीज, रीजनल डेलीज सब फ्री में मिल रहे हैं, सिर्फ कनेक्शन चाहिए उसे, समझ लो। तो उस आज ये है कि रैपिड इंफॉर्मेशन है, और रैपिड इंफॉर्मेशन में किसी भी व्यक्ति को रोकना कि वो रुक के सोचे, ये सबसे जटिल काम है। पहले क्या था कि वो आदमी रुक के सोचता था, पढ़ता था जी, अभी वो रुक नहीं रहा है। अभी उसने अमर उजाला पढ़ा 10 मिनट बाद, उसने नवा टाइम्स पढ़ा 15 मिनट बाद, उसने दैनिक हिंदुस्तान पढ़ा, उसके बाद छोड़ के निकल गया वो। तो ये जो एक तरह की फिसलन भरी जो सड़क है कम्युनिकेशन की, इसमें किसी को खड़े रखना सबसे मुश्किल चीज है जी। तो बार बार स्लिप करेगा, आप एक सूचना देंगे फिर स्लिप कर जाएगा, दूसरी सूचना फिर स्लिप, सूचना बम्बार्डमेंट है, और वहां पे कोई पैर रखने की जगह नहीं है, ऐसी जगह नहीं है जहां पे कि वो रफ्तार न हो। तो ये जो स्थिति है ये एकदम नई स्थिति है, इसके लिए कम्युनिस्ट पार्टियां पहले से तैयार नहीं थी, इवन पूंजीवादी पार्टियां भी तैयार नहीं थी। जिन्होंने इसके अनुरूप अपने को ढाला, कन्वर्ट किया, वो तेजी से राइज किया। अनफॉर्चुनेटली सारी दुनिया में जितनी भी दक्षिणपंथी पार्टियां थी, उन्होंने सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया इसका। टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग और दुरुपयोग जिसे कहें, वो सबसे ज्यादा उन्होंने किया जो कि काउंटर रिवोल्यूशनरीज थे। रिवोल्यूशनरीज ने नहीं किया, रिवोल्यूशनरीज ने तो बाद में किया। मसलन अब चिली में एलेंडे शासन में आए, तो एलेंडे ये तो जानते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी के नाते या लेफ्ट के नाते उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो ये भी जानते थे कि कंप्यूटर नाम की एक चीज है जिसके जरिए बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट हो सकती है जी। लेकिन वो जब तक उन्होंने अपना जिसे कहें कि टीम बनाई जो अध्ययन कर रही है, उसने किताब भी लिखी, उस जब तक वो अध्ययन कर तब तक वो सरकार गिर गई। प्रॉब्लम है इसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, जो कि नहीं हुई। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है कि मॉडर्न पीरियड में, और खासतौर पर इस पीरियड में जो 80 के बाद आया है, इस पीरियड में अगर कम्युनिस्ट पार्टी को काम करना है, मार्क्सवादी को काम करना है, तो उन्हें मल्टीमीडिया एक्टिविस्ट होना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज है मीडिया या किसी भी इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी के प्रति हेट्रेड या तिरस्कार के भाव को छोड़ना होगा। कारण क्या है कि ये जो पुराना जो सोच है, मुझे क्या करना है इसका, मेरे लिए जरूरत नहीं है। अब बहुत सारे काम अपनी जरूरत के हिसाब से तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे, लोगों की जरूरत है, आप उसमें दाखिल होइए। ये एक अप्रोच जब तक नहीं होगी, ये एटीट्यूड जब तक नहीं बदलेगा, तब तक मार्क्सवाद के लिए बाधाएं रहेंगी। संयोग की बात है कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, मेरी किताब लिखती थी, मुझे परेशानी नहीं थी, लेकिन जो ही ये ब्लॉग आया तो मुझे लगा कि ब्लॉग मुझे लिखना चाहिए। मेरे स्टूडेंट ने कहा मुझसे, सर ब्लॉग आया, ब्लॉग में लिखना ज़्यादा अच्छा है। तो मैं शुरू में झिझक रहा, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा निकला। ब्लॉग आने से ये है कि वो पूरी दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग पढ़ रहे हैं। और वो अब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अभी ज़्यादा, तो सिर्फ फेसबुक है उसको मैंने कम कर दिया, लेकिन वो भी 140 देशों में पढ़ा जाता है। तो अब मैं अगर इंटरव्यू नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें पहली चीज है, मार्क्सवाद के लिए पहली चीज है ये कि मार्क्सवाद को अगर आपको अर्जित करना है तो आपके अंदर पहलकदमी होनी चाहिए। मार्क्सवाद कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में दाखिल हो आपको मार्क्सवाद मिल जाएगा, कोई वस्तु नहीं है कि आप उसे परचेज करना है। नो, उसे एक्वायर करना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है, उसे फिर कन्वर्ट करना होता है कि आप कैसे उसे अपने व्यवहार में लाएं। तो ये जो अर्जित करने वाली जो धारणा है, ये अर्जित करने वाली धारणा अब पहले एक ही संदर्भ था, प्रिंट टेक्नोलॉजी। अब वो एक तरह से साइबर टेक्नोलॉजी एक तरह संदर्भ है उसका, वर्चुअल रियलिटी उसका संदर्भ है। तो एक नए संदर्भ खोले ये। हम अभी एक चीज से नहीं निकल पाए थे, हम प्रिंट टेक्नोलॉजी से सिर्फ सिनेमा की तरफ नहीं आ पाए थे।
तब तक ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम आ गया, टेलीविजन आ गया। टेलीविजन के जब तक हम टेलीविजन को समझ पाए उसके बाद में साइंस से जो है ये आ गया। तो एक साथ कई चीजें हमारे ऊपर आके गिरी। तो अल्टीमेटली इतनी चीजें हम संभालने की स्थिति में नहीं थे और इसका एक दुष्परिणाम ये निकला कि मार्क्सवाद वैसे ही कम लोग पढ़ते थे और कम हो गया। ये अभी आपने बात की मार्क्सवाद कम लोग पढ़ते थे और कम हो गया, पॉपुलर कैसे बनाया जाए? और मैं ये भी चाहूँगा थोड़ा ये भी अंतर एक समझें। तमाम लोग कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में पहले से एक जो इसका प्राण है वो है वसुधैव कुटुंबकम। तो हम भी ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, मार्क्सवाद भी उसी के बारे में बात करता है, तो फिर मूल अंतर है क्या? नहीं, तो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा अलग है और मार्क्सवाद की धारणा अलग है। उस सवाल यह है कि वसुधैव कुटुंबकम में ये दृष्टि है खाली, उसमें कोई समझ नहीं है। मार्क्सवाद एक विश्व दृष्टि है और उसके साथ में एक साइंटिफिक अप्रोच जुड़ी हुई है। वसुधैव कुटुंबकम कोई अप्रोच नहीं है, खाली एक वेद मंत्र के एक अंश की तरह उसका इस्तेमाल होता है वसुधैव कुटुंबकम। उसका कोई वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। कारण क्या है कि कुटुंब के बाहर तो आप देखते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपका। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मॉडर्न दुनिया को देखने के लिए ये कुटुंब, वसुधा, पृथ्वी, इन धारणाओं के बाहर निकलना पड़ेगा। मार्क्सवाद की जो सबसे बड़ी ब्यूटी थी वो क्या थी, जिसने मार्क्सवाद को जनप्रिय बनाया, आज भी जनप्रिय है, वो क्या है? मार्क्सवाद सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं है। दार्शनिक विचार तो वसुधैव कुटुंबकम के पीछे की है। फर्क क्या है? और भी दर्शन है हमारे यहाँ जो इससे भी ज्यादा अच्छे हैं, मार्क्सवाद से भी ज्यादा अच्छे हैं। अगर देखा जाए, स्क्रिप्ट देखी जाए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक फर्क है मार्क्सवाद और बाकी दर्शनों के बीच में। एक फर्क है, वो ये कि मार्क्सवाद पढ़ने के बाद में पहली चीज जो कि एक जर्मन जर्नलिस्ट ने पूछा था मार्क्स से कि इतनी किताबें लिखी आपने, इतना डिटेल्स में लिखा है, समझना बहुत मुश्किल है, वो पत्रकारों को बताना है लोगों को, संक्षेप में बताइए आप मार्क्सवाद का मतलब क्या है। तो उनका कि मार्क्सवाद का मतलब है अपने आप के खिलाफ संघर्ष। तो बोले थोड़ा सा और बताइए। तो उसने कहा और का मतलब ये है कि आप अगर मार्क्सवाद जानते हैं तो आप चीजों को खाली जानते ही नहीं बल्कि उसे बदलने की भी कोशिश करते हैं। मार्क्सवाद की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी, मार्क्स की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि वो जीवन को कैसे बदला जाए, समाज को कैसे बदला जाए। फायरवाद की आलोचना करते समय उन्होंने यही सूत्र विकसित किया कि अब तक दार्शनिकों ने दुनिया की तरह तरह से व्याख्या तो की है, सवाल व्याख्या का नहीं है, सवाल यह कि इस दुनिया को बदला कैसे जाए। और यही टर्निंग पॉइंट है, सारी डिबेट का टर्निंग पॉइंट यही है कि दुनिया बदली जाए या दुनिया जैसी है वैसी रहे। मार्क्सवादियों के बीच में और गैर मार्क्सवादियों के बीच में इसी पर लड़ाई है। जो गैर मार्क्सवादी है वे चाहते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी रहे। हिस्टोरिकली ये दुनिया जैसी वैसी रह नहीं सकती। साइंस का नियम है कि कोई भी चीज एक क्षण भी यथास्थिति में नहीं रहती है, नहीं रहती, उसे बदलना ही है। आप मार्क्सवाद जाने या न जाने, मार्क्सवाद को माने या न माने, लेकिन परिवर्तन का नियम अटल है। जो मार्क्स की जो अंडरलाइन थी वो ये थी कि परिवर्तन के नियम, सारी चीजें बदली जा सकती हैं दुनिया में, सारी चीजों में बदलाव होगा, लेकिन परिवर्तन के नियम को नहीं बदला जा सकता। इवन मार्क्सवाद को भी बदला जा सकता है क्योंकि वो हर चीज बदल सकती है। मार्क्सवाद भी बदला, सारी दुनिया में बदला, लेकिन परिवर्तन के नियम को नहीं बदला गया। परिवर्तन का नियम अटल नियम है, इसमें कोई चेंज नहीं।